सो वंस अगेन दिस इज द लास्ट पार्ट जो कि ऑलरेडी हम लोग तीनों पार्ट और चैप्टर के और सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें बस एक मैंने रफ आइडिया इस पे बोर्ड पे बनाया है। डोंट वरी, इसको थोड़ा क्लियरली आप देखिएगा जरूर। मैं ए वन बाय इसको समझा दूंगा। इसके पहले सारे टेक्निकल चीजें थी जिसको आपको ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पे बस चीजों को थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, प्लस जो इम्पोर्टेंट है वो काम आपको यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें एक दो और चीज देखेंगे ध्यान से फटाफट। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है पहले मैं वो आपको क्लियरली बता देता हूँ। पहले मैंने कंबशन रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर कैसे बनता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट एडिशन रिएक्शन बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का डिफरेंस है जो कि इस कंबशन वाले पार्ट से कनेक्टेड है। एडिशन रिएक्शन का इनसे कुछ ऐसे लेना देना फिलहाल नहीं है, और देन उसके बाद आपका एस्टर का फिर और कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर? मतलब ये तीनों सेक्शन अलग है। कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो कंबशन रिएक्शन एक साथ एक हो गया, उसके बाद एस्टर का पार्ट यहां तक अलग हो गया, यहाँ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन लिखा है मैंने। इसमें एक कैटलिस्ट वर्ड मैंने यूज किया है। ये रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन है प्रॉपर आपको बुक में मिल जाएगा। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, क्यों लिखा वो भी बताता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं कंबशन रिएक्शन से। तो कंबशन रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब भी अगर कार्बन कंपाउंड्स, अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट देगा। मतलब कंबशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। याद रखिए, कंबशन तभी होता है जब उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो। अगर वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कंबशन में हम नहीं लेंगे। ऑक्सीजन जरूर उसमें रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो कंबशन होगा। ये क्यों किया गया है, दूसरी चीज यहां समझिएगा। ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस कितना है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे देखिए, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिले तो जो है आग या आप कह लीजिए फ्लेम वो भी ठीक ढंग से नहीं चलेगा। तो उसी को यहाँ पे बताया गया। जैसे सैचुरेटेड है तो मैंने लिखा है सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं क्लीन फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम। अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देते। देखिए आप जैसे आप दो तीन चीज यहीं पे समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी चीज में फ्लेम होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं या गैस स्टोव जो आप जलाते हैं जिसपे हम लोग कुकिंग करते हैं तो उसमें ब्लू कलर का आपको फ्लेम दिखता है। लेकिन आप कोल जो कोयला उसको समझिए, उसमें से आपको फ्लेम नहीं दिखता। क्लियर? तो सबसे पहले इसका डिफरेंस और इसका रीजन है, समझ लीजिए। फ्लेम उसी चीज में दिखेगा जो गैसियस सब्सटेंसेस हो, ठीक है ना, जिसमें गैस का लिटिल बिट या जितना भी क्वांटिटी हो। जैसे अगर आप बात करते हैं, हम लोग स्टोव या कुकिंग की ही बात करते हैं, तो जो CNG जो हम लोग LPG जो यूज कर रहे हैं तो उसमें गैसियस सब्सटेंस होगा तभी फ्लेम होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कोयले में क्या है, रेड वो जलता है, लाल जलता है, हीट भी मिलता है उससे। हीट एंड लाइट मतलब लगभग अमाउंट में हीट तो आपसे काफी अमाउंट मिलता है, लाइट का अमाउंट में मिलता है। तो हीट एंड लाइट उसमें भी मिलता है जो कि कंबशन के अकॉर्डिंग वो भी प्रोसेस में है। लेकिन फ्लेम का मैं बताता हूँ, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं मिलता। और गैसीय सब्सटेंस में फ्लेम इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो मतलब जल जाए इजिली, तो उसमें क्या होता है, वो जल के और वेपराइज हो जाता है, जिसमें स्मोक निकल के वोलेटाइल जल के और वेपराइज हो जाता है। उसके बाद फिर वो फ्लेम के थ्रू जलना शुरू कर देता है, जो कि वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हमें नहीं कह सकते कि उतना अमाउंट ऑफ कोल में होता है। तो हमेशा इसीलिए सैचुरेटेड हम लोग हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं क्योंकि क्लीन फ्लेम मिलता है, जिसको क्लियर इन ब्लू फ्लेम भी हम बोल सकते हैं। देखो, अगर आपको पता करना है, जैसे पहले अगर आपको याद हो तो पहले चूल्हे जो बनते थे विलेजेस में या बहुत पहले भी, तो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था। तो आप देखते होंगे कि जो बर्तन हम उस पे रखते थे वो पूरा का पूरा काला हो जाता है। तो बर्तन काला होता है, इसका मतलब क्या है जानते हैं, आपका जो हीट है वो वेस्ट हो गया है, वेस्ट। और देखिएगा जो जलता था वो फ्लेम वो येलो कलर का होता था, यानी कि पीला कलर का होता था, तो मतलब ब्लू नहीं होता था वो, समझ रहे आप। तो वो जो येलो कलर जब भी है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन है।
अगर जलन जो प्रोसेस है, जो जलने का यानी कि कंबशन का जो प्रोसेस है, अगर वो कंप्लीट हो तो आपको क्लियर ब्लू फ्लेम मिलेगा। और जब क्लियर ब्लू फ्लेम मिलेगा तो आपका एनर्जी काफी कम वेस्ट होगा, मतलब हीट एंड एनर्जी काफी कम वेस्ट होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि गैस चूल्हे पे जल्दी से खाना बन जाता है तेजी कंपैरेटिवली जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, अगर अभी कंपेयर करें तो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ ब्लू फ्लेम होता है तो क्लियर कट हो जाता है, यहाँ पे कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता और आराम से खाना जल्दी भी पक जाता है। लेकिन यहाँ पे खाना आपको टाइम लगता है पकने, इसलिए जनरली ऐसा कोई प्रेफर करते हैं गैस का ही नहीं। आजकल कहाँ कोई मिट्टी का लाइक चूल्हा बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बिल्कुल नहीं है, विलेजेस में कहीं कहीं पे अभी है। तो मेन रीजन ये है, समझ रहे? तो सैचुरेटेड कार्बन इज द बेस्ट कार्बन, क्योंकि क्लीन फ्लेम देता है और एनर्जी का वेस्टेज भी नहीं होता, तो अच्छी बात है उसमें। और दूसरा आपके भी लिए एडवांटेज है, क्योंकि चूल्हे से जो स्मोक निकलते थे उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती थी लेडीज को, तो अब वो भी नहीं हो रही है, तो बेहतर है। ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। सेकंड आते हैं एस्टर के ऊपर। देखिए एस्टर पहले बात क्या है समझ लीजिए। एस्टर क्या है? इट इज लाइक मतलब स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जैसे जो परफ्यूम्स बनते हैं, जितने सारे परफ्यूम और ये सब जो बनते हैं डिओड्रेंट्स वगैरह, उसमें एस्टर होते हैं, क्योंकि इससे स्मेल जो आता है वो काफी खूबसूरत होता है, काफी खुशबूदार होता है। तो एस्टर इज ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो कि कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है? तो देखिए एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो क्या किया है यहाँ पे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है इथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करिए। यहाँ इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल प्लस एसिड मिलके एस्टर क्रिएट करता है। और अल्कोहल किस टाइप का है? तो एथेनॉल है, और एथेनोइक एसिड यहाँ पे है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अगर कॉमन सेंस बात है तो एसिड प्लस अल्कोहल को रिएक्ट करने के बाद एस्टर मिलता है। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यहाँ है, एथेनॉल का यहाँ है, और इसको दोनों को मिला के जो कंबाइन होता है होता है आपका एस्टर। और एस्टर का एक बड़ी खासियत मजेदार होता है, अगर हम इसी एस्टर को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, इसी एस्टर को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमें वापस से अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है वापस से, मतलब जिससे हमने रिएक्ट किया था और जो बना, और फिर उसके बाद हम उसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वापस से अल्कोहल और एथेनॉल मिलता है। इसी को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोप बनाने में, साबुन बनाने में ये यूज होता है, इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि कमाल की क्वालिटी एस्टर में है। क्लियर है? और ये पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए एस्टर का ये रिएक्शन जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। यहां मैंने जो आर, आप बुक में भी ये देखेंगे रिएक्शन, यहाँ आर जो लिखा हुआ है, इस आर का मतलब यहाँ पे है CH3। जहां जहां भी आर है इसका मतलब है CH3। देखिए डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। दूसरे इसमें वर्ड यूज किया है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? जहां कहीं भी आपको किसी रिएक्शन में वहां पे कैटलिस्ट पे कुछ भी लिखा हो, मैग्नेट या कुछ भी, कैटलिस्ट का मीनिंग पहले समझ लीजिए। कैटलिस्ट का मीनिंग होता है catalyst which helps in speeding up the reaction or slowing the reaction without disturbing the main purpose of the reaction। मतलब कैटलिस्ट हेल्प करता है कि इस रिएक्शन को थोड़ा तेज कर दे या फिर स्लो कर दे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो रिएक्शन का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन है, उसको वो चेंज नहीं करता। मतलब रिएक्शन जो होना है जैसे उसी प्रोसेस में होता है, बस उस रेट को, जैसे मान लीजिए C+O2 मिलकर बनेगा CO2, तो बनेगा CO2 ही, बस कैटलिस्ट क्या करेगा कि उसकी या तो CO2 को जल्दी फॉर्म कर देगा या फिर उसको थोड़ा लेट फॉर्म करेगा। मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो कैटलिस्ट का सिर्फ काम यही है एक वर्ड में, कैटलिस्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन। क्लियर? ये एकदम परफेक्ट अब लिखेंगे। तो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम, इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और इस एडिशन रिएक्शन से बहुत कुछ सीखने को है। देखिए ये जो पहले वाले है तो अनसैचुरेटेड है डबल। जितने सारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं,
जो वेजिटेबल से ऑयल बनते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं कुकिंग ऑयल जनरली, तो वेजिटेबल ऑयल वो अनसेचुरेटेड होते हैं, जो कि काफी गुड फॉर हेल्थ होता है, तो काफी गुड फॉर हेल्थ होता है। लेकिन अभी बहुत सारे क्या होता है मार्केटिंग करते हैं जिसमें हम लोग एनिमल जो ऑयल्स है वो यूज करते हैं, जो कि हाइड्रोजनेशन करके हम उस तरीके करते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है और काफी नुकसानदेह है। तो ये एडिशन रिएक्शन में बेसिकली याद रखिएगा हाइड्रोजनेशन करते हैं। हमारे लिए वेजिटेबल ऑयल्स ही सबसे गुड फॉर हेल्थ है, जो कि अनसैचुरेटेड होता है। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। बहुत सारे लोग इसको हाइड्रोजनेशन करके एनिमल्स जो ऑयल होते हैं, एनिमल ऑयल्स, वो बहुत हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यानी कि अनसैचुरेटेड। अब देखिए सबके सब सिंगल बॉन्ड हो गए हैं, तो ये हो गया अब सैचुरेटेड। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ, बट दिस वन दैट इज वेजिटेबल ऑयल्स, जो आप कह सकते हैं जो सब्जी वो ऑयल जो क्रिएट होते हैं, जो कुकिंग ऑयल होते हैं, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है और काफी हेल्दी भी होता है। तो ये आपको समझ गए, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो जिसका काम मैं आपको दे रहा हूं, और उसके साथ एक और काम जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फटाफट समझाता हूं। आपको सोप एंड डिटर्जेंट रीड करना है फटाफट, ठीक है। देखिए सोप एंड डिटर्जेंट मतलब कैसे साबुन और कैसे काम करता है, कपड़े हमारे कैसे गंदगी जो है साफ हो जाते हैं, कैसे अगर हम साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको समझेंगे। देखिए पहली बात कि साबुन में और या सर्फ में सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। उससे अलावा इसमें दो चीज याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम के अंदर हाइड्रोकार्बन उस तरह के दो होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लवेबल होता है, वो वाटर को लव करता है। हाइड्रोफिलिक लव्स वाटर। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, जो कि ऑयल को या डर्ट को लव करता है। जनरली डर्ट कैसे क्रिएट होता है, डर्ट का जो नेचर होता है, जो गंदगी होता है वो जनरली ऑयली होता है, वो मतलब उसमें ऑयली ऑफ नेचर होता है वो। तो उसको हटाने के लिए देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कपड़ा का हिस्सा लिया, उस डर्ट पे कपड़े का जो हिस्सा है उसमें यहाँ पे कहीं पे भी गंदगी है, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, आप ऐसे समझिएगा गंदगी है। हमने क्या किया, उस पे डिटर्जेंट डाला या साबुन उसको डाला हमने इस पे, ठीक है। तो दो होते हैं, हाइड्रो जो फिलिक है जो कि वाटर को लव करेगा, तो वो क्या है, वो ऊपर कंटेनर पे रहेगा, मतलब उसका जो वो बाहर रहेगा, ठीक है। और जो हाइड्रो अभी जो नीचे वाला इसका पार्ट है, अब क्या करते हैं हम, ये बाहर है यानी प्लस, सोडियम प्लस यानी कि प्लस जो है, हम लोग क्या करते हैं, हमने डर्ट रख दिया, जो डर्ट वाला पार्ट था, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो गंदगी में मिल गया, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो टॉप पे आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रगड़ना शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मिसेल्स बोलते हैं, और मिसेल्स हेल्प्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से रब करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग रब करते हैं तो रब करने के बाद गंदगी बाहर निकल जाता है। और दो चीज याद रखिएगा, जब बहुत सारे साबुन के जो फ्रॉथ बोलते हैं, जैसे फेन जो साबुन से निकलता है, वो फेन बेसिकली क्या होता है, वो गंदगी को बाहर निकाल रहा होता है। अब जितना ज्यादा उसमें से निकल रहा है तो बेसिकली वो उतना ज्यादा गंदगी निकाल रहा होता है। अब हार्ड वाटर जब ज्यादा होता है तो फेन नहीं निकलेगा, या अगर साबुन खराब है तो ज्यादा फेन नहीं निकलेगा। आप वैसे भी जज भी कर सकते हैं, जैसे साबुन या सर्फ अगर जिसमें से ज्यादा फेन नहीं निकलता तो ज्यादा गंदगी नहीं साफ करता। आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी सर्फ डालेंगे लेकिन उसमें ज्यादा फेन नहीं निकलेगा। बेसिकली जो निकल रहा होता है वो गंदगी उसमें से बाहर, उसमें से मिलके बाहर जा रहा होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में जरूर बनाने हैं। आपको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का पार्ट जरूर आपको उसमें करना है, लिखना है, और उसके बाद सबको पार्ट बाय पार्ट डिस्क्राइब करना है। ये आपको हमेशा आएगा। मैंने आपको बेसिक की कॉन्सेप्ट आपको समझाया, आपको ये रीड करके और मुझे बना के भेजना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल ख्याल रखिएगा कि डर्ट कैसे फॉर्म होते हैं। डर्ट का नेचर ऑयली होता है। साबुन का साफ करने के लिए तो उसमें साबुन के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर सोडियम पोटेशियम होते हैं, जिसमें दो चीज होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक लव्स वाटर, जो कि वाटर को लव करता है, तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बाहर रहता है, जैसे कंटेनर है तो पानी में डूबा हुआ रहता है,
और हाइड्रोफोबिक पार्ट गंदगी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम लोग रब इसीलिए करते हैं ताकि उसमें रब क्रिएट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिससे हम लोग करते हैं। और रब क्रिएट होने के बाद जो होता है फिर वो बाहर वहां से वेस्ट क्रिएट होता है। अगर रब क्रिएट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इसको थोड़ा डिटेल इसका लास्ट वाला पढ़ना है, काम करना है, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 काम आपको करने हैं। मैंने बता दिया है सब कुछ, कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये वाला आपको प्रैक्टिस करके उसको डायग्राम बना के मुझे जरूर भेजना है। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी मैंने बताया है उसको प्लीज रिकॉल करके अच्छे से काम करना है आपको। आप किसी चीज को छोटे से नहीं लीजिएगा। एंड होप फॉर द बेस्ट। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, लेकिन तब तक आप ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। ठीक है।